इस दुनिया में सब लोग डिफरेंट होते हैं, कोई आपके जैसा एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। सब अपने आप में यूनिक होते हैं, पर कुछ लोगों की यूनिकनेस उनको बाकी सबसे बेहतर बना देती है। वन मैन ब्लू मैन ग्रुप से लेकर असली साइबर इन्हेंसमेंट वाले आदमियों तक, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से जो कि लाखों में एक हैं। जेवियर बोर्टेट। दूसरों से अलग दिखना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए दूसरों से अलग दिखना पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। 5 साल की उम्र में ही जेवियर बोर्टेट को मार्फिन सिंड्रोम हो गया, जो कि एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये बॉडी के कनेक्टिंग टिश्यूज पर असर डालता है और इसकी वजह से बॉडी की जो लंबी बोन्स होती हैं वो और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने एडल्टहुड में जेवियर 6 फीट 7 इंच लंबे थे, लेकिन उनका वजन सिर्फ 123 पाउंड था। जिन लोगों को मार्फिन सिंड्रोम होता है वो ज्यादातर लंबे और पतले भी होते हैं। उनके हाथ, पैर, उंगलियां और अंगूठे सब लंबे होते हैं और वो स्कोलियोसिस नाम की कंडीशन से भी सफर करते हैं, जिसमें इंसान की स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि जेवियर को इस सिंड्रोम से होने वाली सीरियस नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई और ना ही ये कंडीशन उन्हें अपने सपने अचीव करने से रोक पाई। आवियर का बाकी सबसे अलग दिखना और उनका एक्टिंग को लेकर पैशन, दोनों ने मिलकर उनकी एक्टिंग में करियर बनाने में मदद की। जेवियर बहुत सारे अजीब मूवमेंट्स कर पाते हैं और इसीलिए उन्हें क्रिएचर एक्टर की तरह काफी पसंद किया जाता है। जहां बाकी एक्टर्स बार बार एक ही तरह के रोल करने से बचते हैं, वहीं जेवियर इसको पसंद करते हैं और मूवी रोल्स में अपने फ्लेक्सिबल लिम्स का यूज करते हैं। जेवियर ने बहुत सारी हॉरर हिट्स में एक्टिंग की है, जैसे कि मामा, कंजूरिंग 2 और इट चैप्टर 2 और 2018 की डरावनी अर्बन लीजन वाली मूवी में सिर्फ वही पतले आदमी थे। मार्फन सिंड्रोम 5000 लोगों में से एक को इफेक्ट करता है, पर जेवियर को इन सबसे चीज अलग बनाती है वो है इसे अपने एडवांटेज में यूज करने की एबिलिटी, और वो अब तक 20 से भी ज्यादा क्रिएचर परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अभी आगे क्या करते हैं ये देखने का मैं इंतजार नहीं कर पा रहा भाई। पॉल कैरेसन। अगली बार आप जब भी दुखी हो तो पॉल कैरेसन के बारे में एक बार सोचिएगा। जब पॉल छोटे थे तो उनका रंग बहुत ही गोरा और बाल लाल थे, लेकिन बाद में उन्हें एक्जिमा हो गया और जब वो अपनी ड्राई और क्रैकिंग स्किन का इलाज ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक मैगजीन में लिक्विड का एडवर्टीजमेंट देखा, जिसने एक मुरझाई हुई डेजी को वापस फ्रेश कर दिया। वो लिक्विड कोलाइडल सिल्वर था, जिसमें छोटे छोटे सिल्वर पार्टिकल्स होते हैं और इनका एक लिक्विड बेस बनाया जाता है, जिससे हर तरीके की स्किन कंडीशन ठीक होने का दावा किया जाता है। खुद को डेजी की ही तरह फ्रेश बनाने के लिए पॉल कोलोइडल सिल्वर को घर में बनाने की तैयारी करने लगे और वो अपनी जनरल हेल्थ और डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए हर रोज इस लिक्विड के 10 ग्लास पीने लगे। पर ऐसा करने कुछ ही सालों बाद पॉल को एक ऐसी कंडीशन हुई जिसे डॉक्टर्स अर्जेरिया कहते हैं। इसमें बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ जाती है। इस तरीके से उनकी स्किन का ब्लू ग्रे डिस्कलोरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सिल्वर पार्टिकल्स हो गए थे, ठीक उसी तरह जैसे कि कोलोइडल सिल्वर में होते हैं। ये कंडीशन बहुत ही रेयर है, लेकिन इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता और इसीलिए अब पॉल ऐसी स्किन के साथ थे जो कि उनकी एक्जिमा कंडीशन वाली स्किन से भी ज्यादा अटेंशन अपनी ओर लाती थी। लेकिन फिर भी पॉल ने कभी भी कोलाइडल सिल्वर को पीना बंद नहीं किया। 23 सितंबर 2013 को 63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ऐसा एक स्ट्रोक आने के कारण हुआ और इसका अल्जेरिया से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट अल्जेरिया को बिल्कुल डेंजरस नहीं माना गया है। हाँ, बस प्रॉब्लम तब होगी जब आपको हर मिलने वाले से इसका रीजन बताना पड़ेगा। I'm afraid I just blew myself. नील हर्बसन। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कुछ समय बाद दुनिया पर रोबोट्स राज करेंगे। ये भले ही सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा हो, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे बीच सच में साइबॉग हैं। ये नील हर्बसन है जो कि स्पेन के मटारो में पैदा हुआ और तुरंत ही पता चला कि इसे एक्रोमेटोप्सिया या फिर कहें कि कलर ब्लाइंडनेस है। ये कंडीशन 30,000 लोगों में से एक को इफेक्ट करती है और इसमें इंसान दुनिया को सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर्स के शेड में देख पाता है। 20 साल तक नील दुनिया को ग्रे कलर में ही देख रहा था। फिर 2004 में उसे ये हेडगियर मिला। ये सिर्फ एक फैशनेबल हेड नहीं है, बल्कि ये एक एंटीना है जो कि नील के सर से कनेक्टेड है। ये साइबॉग एंटीना है जिसमें सेंसर हैं और ये कलर्स देखने में नील की मदद करते हैं। असल में इसे नील के स्कल में इम्प्लांट और ऑक्सीपिटल बोन से कनेक्ट किया गया है और इसकी मदद से नील कलर्स को सुन सकते हैं। एंटीना में एक कैमरा भी है जो कि अलग अलग कलर्स को वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है और इन वाइब्रेशन को नील के ब्रेन तक पहुंचाता है। नील इस साइबरनेटिक टेक्निक को अपनी आर्ट में यूज करता है। इसकी वजह से वो ऐसे कलर से पेंट कर पाता है जिन्हें वो अपनी आंखों के भरोसे नहीं पहचान सकता। नील इसे अपनी कमजोरी ना मानते हुए गिफ्ट मानते हैं और बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में और भी साइबोर्ग्स होंगे। स्टेफ संजाति। हम सब ने कभी न कभी शीशे में देखते हुए कुछ ऐसा बदलने के बारे में जरूर सोचा है जो हमें असल में यूनिक बनाता है। अच्छा हुआ हमारे पास ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल हैं जो कि बताते हैं कि कैसे अपनी यूनिक क्वालिटीज में कॉन्फिडेंस रखा जाए। ये है स्टेफ संजाति और आप इनका डिफरेंट लुक जरूर देख पा रहे होंगे। इनके नेचुरल व्हाइट हेयर और नीली आंखें हैं। इन्होंने पियर्सिंग भी करवा रखी है। स्टेफ के डिफरेंट लुक का कारण एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें फेस की मसल्स चेंज होने लगती हैं, हियरिंग पावर कम होने लगती है और बालों और आंखों का पिगमेंटेशन होने लगता है। इन सभी सिम्टम्स को वार्डेनबर्ग
वॉर्डेनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। 2015 में स्टेफ ने एक यूट्यूब वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी कंडीशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अब इस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज हैं। वॉर्डेनबर्ग सिंड्रोम 40,000 लोगों में से एक को इफेक्ट करता है और ये नीली आंखें और सफेद बाल सिर्फ स्टेफ के पास ही नहीं है, बल्कि उनके जैसे और भी बहुत हैं, लेकिन सिर्फ वॉर्डेनबर्ग सिंड्रोम ही उन्हें यूनिक नहीं बनाता है। स्टेफ ट्रांसजेंडर हैं और 2016 में फीमेल फीचर्स पाने के लिए उन्होंने फेस सर्जरी भी करवाई थी। स्टेफ ने फीमेल फीचर्स के लिए तो सर्जरी कराई, लेकिन वॉर्डेनबर्ग सिंड्रोम वाले फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं कराए। उनके लिए ये फीचर्स ही उनकी आइडेंटिटी का मेन पार्ट हैं। हम स्टेफ से ये जरूर सीख सकते हैं कि कैसे अपनी डिफरेंट क्वालिटीज को वैल्यू करें। जहांग रुईफांग 2005 में चाइना के हेनान प्रोविंस की 100 साल की एक बूढ़ी औरत जहांग रुईफांग ने अपने सर के लेफ्ट साइड में कुछ अजीब सा हार्ड और ब्राउन बढ़ता हुआ दिखा और 2010 तक ये 2 इंच तक बढ़ चुका था और इनके 102वें बर्थडे तक ये 4 इंच का हो गया था। बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि जहांग के सर के दोनों तरफ ये सींग जैसी चीज बढ़ रही है। उनकी फैमिली के हिसाब से ये एकदम डेविल हॉर्न जैसे थे, लेकिन असल में ये स्किन ट्यूमर थे जिन्हें क्यूटेनियस हॉर्न्स के नाम से जाना जाता है। ये केराटिन की वजह से बनते हैं। हाँ, वही सब्सटेंस जिससे नाखून बनते हैं। क्यूटेनियस के एग्जैक्ट पता होने का कारण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन सूरज से होने वाले रेडिएशन को इसका कारण बताया जाता है। और मेरे ख्याल में 100 साल अर्थ पर रहने की वजह से जांग ने काफी सनलाइट देखी होगी। फैमिली और डॉक्टर्स के बहुत समझाने के बाद भी जांग ने अपने ये हॉर्न्स नहीं हटाए, क्योंकि इससे पहले उनसे कभी भी इतने लोग ना तो मिलने आए और ना ही इतने लोगों ने उनके लिए प्रेयर की थी। 2011 के बाद से जांग की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी इंप्रेसिव एज को सेलिब्रेट करने के लिए वो हॉर्न्स अभी भी बढ़ रहे होंगे। न्याकिम गाटवेज हमेशा से ये फैशन इंडस्ट्री हार्श रही है और मॉडल्स पर हमेशा ही प्रेशर रहता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के दिखें। थैंकफुली जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक ही टाइप की ब्यूटी से हटकर लोग कुछ यूनिक फीचर्स को भी पसंद करने लगे। एक फैशन शो ने अपने डिफरेंट लुक्स की वजह से पूरी फैशन इंडस्ट्री को हिला दिया। इसमें मॉडल थी न्याकिम गाटवेज, जिन्हें क्वीन ऑफ डार्क के नाम से भी जाना जाता था। न्याकिम की स्किन में मेलानिन बहुत है, जिसके कारण उनकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर में स्पेशल पिगमेंटेशन है। मेलानिन बॉडी को सूरज से होने वाले रेडिएशन से बचाता है और स्किन को उसका कलर देता है। आपकी स्किन जितनी डार्क होगी, मेलानिन उतना ज्यादा होगा। जब न्याकिम 14 साल की थी तब वो यूएसए शिफ्ट हुई। वो बताती हैं कि कैसे उस टाइम बच्चे उन्हें उनके डार्क कलर की वजह से परेशान किया करते थे। इन सब के बावजूद न्याकिम ने अपनी यूनिक ब्यूटी को पहचाना और मॉडलिंग करने लगी और अब तक वो बहुत से बड़े ब्यूटी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं और इंस्टाग्राम में उनके लिए मिलियन फॉलोअर्स हैं। न्याकिम का इंस्टाग्राम पॉजिटिव कमेंट से भरा हुआ है, जो कि बचपन में हुई परेशानियों को एक तरह से हिला देता है। पहले इस स्किन टोन को लोग अच्छा नहीं मानते थे, पर न्याकिम उन सभी के लिए रोल मॉडल है और उनके साथ हैं उन्हीं की दोस्त और मॉडल खोडिया डियोप। ये दोनों ही सुंदर चेहरों से कहीं ज्यादा हैं। लैरी गोमेज बहुत सारे लड़के ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी दाढ़ी नहीं आती, पर हमारे अगले यूनिक कैरेक्टर से मिलने के बाद वो ऐसा नहीं सोचेंगे। मैक्सिको के लोरेटो शहर की लैरी गोमेज पूरे के पूरे बालों से ढके हुए हैं, खास करके कि उनके चेहरे पर बहुत सारे बाल हैं और इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा बालों वाले इंसान के नाम से जाना जाता है। लैरी की 98% बॉडी बालों से ढकी हुई है। ये काले मोटे बाल उनके पाम और सोल्स को छोड़कर हर जगह हैं। ऐसा हाइपरट्राइकोसिस नाम की कंडीशन की वजह से होता है। इसे वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसा क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से होता है, जिससे इंसान की पूरी बॉडी पर बाल ही बाल हो जाते हैं, जैसा कि इस पिक में चाइना के यू जेन हुआन की बॉडी पर है और ऐसा ज्यादातर इंसान के अर्ली ईयर्स में होता है। हाइपरट्राइकोसिस कई तरीके के हो सकते हैं। लैरी और उनका परिवार तो पैदा ही बालों से ढके हुए थे, जो कि सभी टाइप की कंडीशन में सबसे ज्यादा रेयर है। इसे कॉन्जेंटल जनरलाइज्ड हाइपरट्राइकोसिस भी कहा जाता है। कॉन्जेंटल जनरलाइज्ड हाइपरट्राइकोसिस के 100 से भी कम केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है अब तक अर्थ पर 107 बिलियन से भी ज्यादा लोग रह चुके हैं। तो इस हिसाब से लैरी मिलियंस में से एक नहीं बल्कि बिलियंस में से एक है। शायला मेडिसन बैड हेयर डे हमारा पूरा दिन खराब कर देता है, लेकिन सोचिए अगर ये बैड हेयर लाइफ बन जाए तो। ये है शायला मेडिसन और इनका वाइल्ड लुक जानबूझकर नहीं बनाया गया है। शायला 2010 में पैदा हुई थी और उनके साथ थे ये सुनहरे फजी बाल, जो कि उनके साथ जिंदगी भर रहने वाले थे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये बाल और ज्यादा अजीब होते चले गए और कितनी भी कोशिश करने पर इन्हें फ्लैट नहीं किया जा सकता था और इन पर कंघी करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। ऐसा कई सालों तक चलने के बाद 7 साल की उम्र में शायला को अनकॉम्बेबल हेयर सिंड्रोम हो गया। अनकॉम्बेबल हेयर सिंड्रोम एक तरह के जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के हेयर प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बाल ऐसे हो जाते हैं। इस कंडीशन में बाल ड्राई और
फ्रीजी रहते हैं और इन्हें फ्लैट करना इम्पॉसिबल होता है। ये कंडीशन पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोगों को होती है, तो मतलब शायला 790 मिलियन लोगों में से एक हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अनकॉम्बेबल हेयर सिंड्रोम था और यही लोग शायला और उनकी फैमिली को भी है। पर ऐसा लगता है कि शायला काफी स्मार्ट है और अपने इस लुक को खुद को इफेक्ट नहीं करने देती, इनफैक्ट अपने इस यूनिक लुक को पसंद करती हैं। रमेश दर्जी नेपाल के भीमगिथा नाम के एक गांव में रमेश पैदा हुए। इन्हें एक रेयर कंडीशन है जिसका नाम है इक्थियोसिस। ये कंडीशन एक डिफेक्ट जीन की वजह से होती है। इसमें डेड स्किन सेल्स बॉडी से अलग हो जाने की बजाय रमेश की बॉडी पर ही रहती हैं। इसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पर हार्ड फ्लेक्सी स्किल्स हैं और इससे मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। वैसे तो 20 तरीके के इक्थियोसिस होते हैं, पर रमेश को सबसे रेयर इक्थियोसिस है। इसे हार्लिक्विन इक्थियोसिस कहते हैं। ये बहुत ही पेनफुल होता है और इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। रमेश की स्किन नॉर्मल स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज बढ़ती है और इसकी वजह से स्किन एकदम सॉलिड है, एकदम स्टोन की तरह। इन सब की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को हमेशा उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए उनकी स्किन पर मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट लगाने पड़ते हैं। 2016 में एक रिपोर्टर रमेश के घर के बाहर से गुजरा और तभी रमेश की सैड स्टोरी सबको पता चली और इसने ऑनलाइन उन लोगों को अट्रैक्ट किया जो कि रमेश की मदद कर सकते थे। बाद में काठमांडू मेडिकल कॉलेज में उनका फ्री इलाज किया गया। उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम उनको बेस्ट रिलीफ तो अवेलेबल हो ही गया। एलिसन सिल्वा लंबी हाइट मॉडलिंग के लिए जरूरी होती है, लेकिन ब्राजील की मॉडल एलिसन सिल्वा ने इसे ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। 10 साल की ही उम्र में एलिसन 5 फुट 9 इंच लंबी थी और ये हाइट उनकी मम्मी की हाइट 5 फुट 4 इंच और पापा की हाइट 5 फुट 7 इंच दोनों से ज्यादा थी। इसका मतलब साफ है कि 10 साल की उम्र में वो अपने घर की सबसे लंबी मेंबर थी, पर इस समय उन्होंने अपनी बोन्स में इंटेंस पेन और सर में ज्यादा प्रेशर फील किया। बाद में पता चला कि इन दोनों का ही कारण उनकी ग्रोथ है। बाद में पता चला कि एलिसन के पिट्यूटरी ग्लैंड में बेनाइन ट्यूमर है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा था और उनके ट्यूमर की सर्जरी के बाद उनकी ग्रोथ फाइनली रुक गई। इस टाइम वो 18 साल की थी और उनकी हाइट 6 फीट 9 इंच थी। वो ब्राजील की सबसे लंबी औरत हैं। एलिसन की जैसी एक्सेसिव ग्रोथ को जाइगेंटिज्म कहते हैं और ये बहुत ही रेयर है। इसके आज तक सिर्फ 100 ही केसेस सामने आए हैं। एलिसन की हाइट, फिगर और फ्लॉलेस फीचर्स ने उनके मॉडलिंग करियर में काफी हेल्प की, पर ये दुनिया की सबसे लंबी औरत नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी औरत है टर्की की रोमेया गिलगी। इनकी हाइट है 7 फुट 0.7 इंच। लेकिन एलिसन को जो सबसे अलग बनाता है वो है उनका पति। प्यार, शेप और साइज नहीं दिखता भाई, और यही इनके केस में हुआ। फ्रेंस नाल्डो की हाइट 5 फुट 4 इंच है, लेकिन इन दोनों ने 2015 में फाइनली शादी कर ली। 2018 में दोनों को एक बेटा हुआ और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। पर बच्चों की हाइट किसकी जैसी होगी, ये सोचने वाली बात है। डेविड वेटर। कुछ साल पहले तक ऐसा लगता था कि क्वारंटाइन सिर्फ मूवीज और टीवी शोज में होता है। अब बहुत कुछ बदल गया भाई। पर डेविड वेटर की लाइफ के कंपैरिजन में हमारा लॉकडाउन बड़ा आसान लगता है। डेविड वेटर टेक्सास में 21 सितंबर 1971 को पैदा हुए थे। उनको एक हेरिडिटरी डिजीज थी जिसकी वजह से इन्हें इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाते थे। इसको सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी कहा जाता है। इस रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर में उन एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन पर असर होता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। डेविड की भी सभी एंटीबॉडीज डिफेक्टिव थी। मतलब कि जैसे वो पैदा हुए उन्हें आइसोलेट होकर रहना पड़ता था किसी ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल जर्म्स ना हो। तो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही पूरी जिंदगी के लिए डेविड का घर बन गया। बहुत से लोगों के लिए लिविंग इन अ बबल सिर्फ एक कहावत होगी, लेकिन डेविड के लिए ये उनकी जिंदगी की असलियत थी। जो कुछ भी डेविड के बबल में एंटर करता था उससे पहले सैनिटाइज होना पड़ता था, फिर चाहे वो पानी, खाना, कपड़े, हवा, डायपर कुछ भी हो। ऐसा करने के लिए सभी आइटम्स को ऐसे चैम्बर में रखा जाता था जो कि सैनिटाइज करने वाली गैस एथिलीन ऑक्साइड रहती थी और फिर इन्हें हीट किया जाता था 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड को सिर्फ प्लास्टिक ग्लव्स पहनकर ही छुआ जा सकता था। ये ग्लव्स डेविड के चैम्बर की दीवार पर ही लटके रहते थे। इन सब के बावजूद भी डेविड के घर वाले और डॉक्टर्स जितना हो सके उतनी नॉर्मल लाइफ उसे देना चाहते थे। उन्होंने डेविड के बबल में एक प्ले रूम और टीवी इंस्टॉल भी करवा दिया और उनकी एजुकेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। जब डेविड 4 साल के हुए तो उन्हें पता चला कि उनके बबल में छेद किए जा सकते हैं। तो जो बटरफ्लाई सिरिंज उनके चैम्बर में गलती से छूट गई थी उससे वो अपने बबल में छेद करने लगे। ये सब जब डॉक्टर्स को पता चला तो उन्होंने डेविड को समझाया कि जर्म्स उन्हें कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। अब डेविड को पता चल गया था कि बाहर की दुनिया कितनी डेंजरस है। लेकिन जब वो थोड़े और बड़े हुए तो दुनिया देखने की डिजायर बढ़ गई। बेचारे छोटे बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए डॉक्टर्स ने इंजीनियर से बात की और उनको हेल्प मिली नासा से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नासा के कुछ रिसर्चर्स ने स्पेस सूट वाले एक्सपीरियंस की मदद से एक ऐसा सूट बना दिया जिसकी मदद से डेविड फाइनली बाहर की दुनिया में घूम सकते थे। सूट को बनाने में 3 साल लगे और $50,000 भी लगे। इसका काम 1977 में डेविड के 6th बर्थडे से पहले कंप्लीट हुआ। सूट में खुद का एक 8 फीट लंबा ट्यूब था जो कि एक बायोलॉजिकल आइसोलेशन सिस्टम की तरह काम करता था, लेकिन सूट बहुत ही अनकंफर्टेबल होने के कारण ज्यादा काम में नहीं आ पाया। जब तक डेविड 12 साल के हुए तब तक उनकी केयर में लगभग 1.3
$14 बिलियन खर्च हो चुके थे। लेकिन इतने पैसे के बाद भी हम देख सकते हैं कि यूनिक होना हमेशा अच्छा नहीं होता, ना ही इसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। सैडली 22 फरवरी 1984 को 12 साल की उम्र में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उनकी डेथ हो गई। इससे वो ठीक हो सकते थे, लेकिन एक अनडिटेक्टेड वायरस उनकी बॉडी में एंटर कर गया और उनकी जान चली गई। लेकिन डेविड अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए। उनके घर के पास ही बने एलिमेंट्री स्कूल का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। ऐसा इसलिए कि हर बच्चा सीख सके कि कैसे बुरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी है और हमेशा खुश रहना है। मिलाग्रोस सेरोन 27 अप्रैल 2004 में पेरू के हुआकान्यो शहर में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जो कि सबसे यूनिक थी। मिलाग्रोस के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर, लंग्स, हार्ट सब कुछ ठीक थे, लेकिन वो इंटरनल डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी। इसे मर्मेड सिंड्रोम या सिरेनोमीलिया कहते हैं। बॉडी के अंदर उसके डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्यूब जुड़े हुए थे और बॉडी के बाहर उसके दोनों पैर एब्डोमेन से लेकर हील तक जुड़े थे और फीट वाई शेप फॉर्म करते थे, ठीक एक मर्मेड की जैसे। इसलिए सिंड्रोम का नाम मर्मेड सिंड्रोम रखा गया। मर्मेड सिंड्रोम 70,000 बच्चों में से एक बच्चे को इफेक्ट करता है और जिन बच्चों को ये होता है उनमें से ज्यादातर 48 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। मिलाग्रोस के नाम का मतलब होता है मिरेकल और ये वाकई मिरेकल ही था, क्योंकि ये उन 3 बच्चों में से एक थी जिसने सिरेनोमीलिया को सरवाइव किया। जब मिलाग्रोस पैदा हुई तो उसका ख्याल डॉक्टर लुइस रूबियो ने रखा और इन्हीं ने मिलाग्रोस के 2 साल के होने पर सर्जन्स के साथ मिलकर उसके पैर अलग कर दिए और जब तक वो किंडरगार्टन पहुंची तब तक तो वो खुद से चलने भी लगी थी। उसने बैले क्लासेस ली और प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ भी वो खूब दौड़ी, पर अपने सभी प्रॉब्लम से लड़ने के बावजूद 15 साल की उम्र में उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड किडनी फेलियर की वजह से मिलाग्रोस की डेथ हो गई। प्यार से मिलाग्रोस को द लिटिल मर्मेड भी कहते थे। मिलाग्रोस की लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी जिस तरह से उसने लाइफ को एंजॉय किया वो हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में जिंदगी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। राहमा हरुमा। हम बहुत बार अपनी बॉडी की एबिलिटीज को भूल जाते हैं और रोज के काम को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, पर राहमा हरुमा एक जीता जागता एग्जांपल है इस बात का कि कैसे ह्यूमन बॉडी ऐसी कंडीशंस में भी रह सकती है जैसे हम लोग सोच भी नहीं सकते। नॉर्थ नाइजीरिया के कानो शहर में रहमा पैदा हुई। वो एक हेल्दी बेबी की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई पता चला कि बाकी बच्चों से काफी वो डिफरेंट है। 6 महीने की उम्र में ही रहमा के दोनों पैर और एक हाथ की ग्रोथ रुक गई, लेकिन उनका सर, पेट, कमर सब कुछ बढ़ता रहा। इस स्ट्रेंज कंडीशन ने डॉक्टर्स को चौंका दिया और राहमा रोज के काम जैसे कि चलना, क्रॉल करना या कोई चीज पकड़ना ये सब भी नहीं कर पाती थी। अब क्योंकि राहमा चल भी नहीं पाती थी इसलिए उन्हें बाल्टी में रखा जाता था और उनके फ्रेंड्स या फैमिली उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। ये बात बाद में पता चली कि राहमा को फोकोमेलिया नाम की एक रेयर कंडीशन है जिसमें बॉडी के फॉर्मेशन पर असर पड़ता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग फोकोमेलिया 1 लाख में से 4.2 लोगों को इफेक्ट करती है, पर कुछ बच्चे जैसे कि राहमा इसके साथ सरवाइव कर पाते हैं। जैसे ही 2016 में राहमा और उनकी बाल्टी का फोटो वायरल हुआ, एक डोनर ने उन्हें एक व्हील चेयर डोनेट कर दी जिससे उनके लिए इधर से उधर जाना आसान हो गया। अपनी डिसेबिलिटी के बाद भी राहमा बहुत मोटिवेटेड रहती थी और वो एक ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहती थी, पर दुख की बात यह है कि 2019 में 19 साल की उम्र में उनकी कंडीशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्रिसमस के दिन उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर एक ऐसी लड़की जिसे अपनी पूरी जिंदगी बाल्टी में गुजारनी पड़े वो हंस सकती है तो उसके गुजरने पर उसकी स्टोरी से हमें भी स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। विरसेविया बोरन गोंचरोवा। फ्लोरिडा की विरसेविया बोरन गोंचरोवा की ये फोटो देखकर आपको ये किसी नॉर्मल लड़की जैसी लग रही होगी, लेकिन विरसेविया ऐसी कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिसकी वजह से उनकी एब्डोमिनल मसल्स वूम में बढ़ रही थी। इसकी वजह से उनका हार्ट रिब केज से बाहर था और इसके कारण हार्ट एक्सपोज था। बस उसके ऊपर एक स्किन की लेयर थी और आप इनके दिल को धड़कते हुए भी देख सकते हैं। इस कंडीशन को मेंटोलॉजी ऑफ कैंट्रल या फिर थोरासो एब्डोमिनल सिंड्रोम कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है और 1 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 5 को ही इफेक्ट करती है। अच्छा हुआ एवोल्यूशन की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट और लंग्स रिब केज से प्रोटेक्टेड हैं। विरसेविया की कंडीशन की वजह से उनका हार्ट बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड है, बस एक स्किन लेयर से ही ढका हुआ है। ये कंडीशन विरसेविया के लिए बिल्कुल पेनफुल नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि सिर्फ एक धक्का उनके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। जिन सब लोगों को आज हमने देखा उन्हीं सब की तरह विरसेविया भी हमें ये बताती है कि हर इंसान कितना डिफरेंट हो सकता है और हम इस बात को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा दयालु बनेंगे। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। इन सभी इंडिविजुअल्स में से आपको सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया? क्या आपके पास भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।